स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपीजीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दरअसल आज की क्लास में हमने दो टॉपिक्स को क्या किया है, क्लब किया है। पहले हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पॉलीमर्स के। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिंथेटिक स्वीटनर। ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपको सिंथेटिक स्वीटनर्स के नाम दिए गए हैं और आपसे क्या पूछा गया है, इसमें से सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, देखिए ये ना थोड़ा सा थियोरेटिकल है, अगर आपको ईयर्स याद नहीं भी हो तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या कर लेना, ध्यान में रख लेना। ये केवल और केवल क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा स्वीटनर डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, वो सैकरिन था। वो कौन सा था, सैकरिन था। ये दरअसल कोलटार के साथ में एक साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे, जिन्होंने अपने हाथों के ऊपर में एक स्वीट स्मेलिंग एक स्वीटनर को क्या किया था, एक्सपीरियंस किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर वन के बाद में इसका जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसका रीज़न है, ये जो हमारे पास में नेचुरल शुगर होता है ये उसके कंपैरिजन में 300 to 400 टाइम्स क्या होता है, स्वीटन होता है। उससे 300 और 400 गुना ज़्यादा क्या होता है, स्वीट ऑन होता है, जिसकी वजह से इसकी बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, शुगर शॉर्टेजेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं हर एक स्वीटनर के ईयर ऑफ डिस्कवरी भी मेंशन कर देती हूँ। वो अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, आपको केवल क्या करना है, आपको फर्स्ट सिंथेटिक स्वीटनर को बताना है। ठीक है, देखो जो एस्पार्टेम है ये भी हमारे पास में क्या है, स्वीटनर की तरह इस्तेमाल होता है और इसका डिस्कवरी जो है वो 1965 के अंदर हुआ था। इसकी डिस्कवरी जो है वो 1965 के अंदर में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका डकलिन। इसका जो डिस्कवरी है वो 1884 ईयर के अंदर में देखा गया था। ठीक है, इसके बाद आपके पास में सुक्रालोज प्रेजेंट है, जिसकी डिस्कवरी 1976 में हुई थी। और लास्टली हमारे पास में आ जाता है सैकरिन, जिसको 1879 में क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सैकरिन हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सैकरिन हो जाएगा। इसके लिए एक की पॉइंट और मेंशन कर लेना, ये क्या होता है, ये 300 to 400 टाइम्स स्वीटर होता है नेचुरल शुगर के कंपैरिजन में। ठीक है, स्वीटर देन नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर से मेरा मतलब है जो रेगुलर शुगर हम अपने किचन के अंदर में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, इंसुलिन इज अ। इंसुलिन इसमें से कौन से कंपोनेंट के, हमारे फूड के अंदर में जनरली हम 5 मेजर कंपोनेंट पढ़ते हैं, उसमें से कौन से कंपोनेंट से क्या करता है, ताल्लुक रखता है। क्या इंसुलिन एक फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या विटामिन है। ठीक है, देखिए इंसुलिन का फंक्शन होता क्या है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर में जितने भी ग्लूकोज लेवल है उसको मेटाबोलाइज करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। उसको मेटाबोलाइज करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का होता है, ताकि हमारे ब्लड के अंदर में जो शुगर लेवल्स हैं वो पीक नहीं हो। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर में क्या हो जाता है, बहुत सारा ग्लूकोज लेवल डिपॉजिट हो जाता है और उसको डाइजेस्ट करने का, उसको मेटाबोलाइज करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का होता है। और ये कैसा होता है, एक प्रोटीन होता है। ये कैसा होता है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम प्रोटीन हार्मोन भी बोल सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी के कोरिस्पॉन्डिंग ना हमारी बॉडी के अंदर में ग्लूकागॉन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब हम खाना नहीं खाते हैं और हमारी ब्लड के अंदर में शुगर लेवल्स क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर में भी जितना स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है, ग्लूकागॉन का होता है। तो आप कह सकते हो जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है ये क्या करते हैं, एक दूसरे के एंटी फंक्शंस करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्पेंसेट करते हैं।
ऑपोजिट फंक्शंस रखते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे कंप्लीट बैच को भी अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बना सकते हैं। कैसे? बाय ज्वाइनिंग लक्ष्य 5000 प्लस। इस बैच के अंदर आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको विज्ञान वृक्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं। और रिमेनिंग क्वेश्चंस का एक्सेस लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस कंप्लीट बैच को अवेल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उनके पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ। इतना ही नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ। और ये सब रहने वाला है आपके एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर बेस्ड। कौन से एग्जाम्स? चाहे वो आपका एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSB हो या फिर किसी भी स्टेट पीजीटी का एग्जाम हो। इनफैक्ट आपके अपकमिंग आरपीएससी और ईएमआरएस एग्जाम को भी क्या किया गया है, ध्यान में रखा गया है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहां से विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड करना होगा। एक लिंक ऑलरेडी अटैच कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप कंप्लीट बैच को भी क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके इस चैनल के ऑफिशियल मेंबर बन सकते हैं, एक प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं, ताकि आपके पास में हर एक टॉपिक के PYQs भी अवेलेबल हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, देखिए हमें क्या गिवन है, हमें कुछ वाइटामिन दिए हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या गिवन है, सोर्सेज गिवन है। हमें बताना है कि कौन सा वाइटामिन का सोर्स क्या है, इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें विटामिन के गिवन है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, विटामिन के गिवन है। और मैं कह सकती हूँ जो विटामिन के है ना, वो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर में देखने को मिलता है, सच एज अल्फा अल्फा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद देखो मेरे पास में क्या गिवन है, विटामिन ए गिवन है। ये जनरली आपके कैरेट के फॉर्म, कैरेट के अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दरअसल कैरेट के फॉर्म में ना विटामिन ए प्रेजेंट नहीं होता, कैरेट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बीटा कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, विटामिन ए का सिंथेसिस करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ इनडायरेक्टली जो विटामिन ए है वो मुझे कहाँ से मिल रहा है, वो कैरेट से मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या प्रेजेंट है, इसके बाद मेरे पास में विटामिन डी प्रेजेंट है। विटामिन डी जनरली आपको या तो फिश ऑयल से मिलते हैं, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल से मिलते हैं, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में भी विटामिन डी का क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर में प्रोडक्शन देखा जाता है। ठीक है, तो विटामिन उसके करस्पॉन्डिंग देखो हमें क्या सोर्स दिया है, व्हीट जर्म ऑयल। नहीं, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि व्हीट जर्म ऑयल तो हमें क्या देता है, विटामिन ई देता है। व्हीट जर्म ऑयल तो क्या करता है, विटामिन ई का सोर्स है। ठीक है, और अगर मैं विटामिन डी के सोर्सेज की बात करूं तो ये मेरे पास में, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा क्लमजी हो रहा है, इसको मैं जरा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, विटामिन डी के अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास में, कॉड लिवर ऑयल, स्पेशली फ्रॉम फिश, फैटी फिशेस के अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। या तो फिर एक क्लासिक एग्जाम्पल या क्लासिक सोर्स तो हमें पता ही है, सनलाइट, या फिर एक क्या है, एक क्लासिक सोर्स तो हमें पता ही है, कौन सा, सनलाइट। ठीक है, इसके बाद देखो क्या प्रेजेंट है, विटामिन B12 जो किसका सोर्स होता है, स्पिनच का सोर्स होता है। तो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग हार्मोन्स। इन सब हार्मोन्स को क्या करना है, आपने कंसिडर करना है और बताना है इसमें से कौन सा हार्मोन जो है इट प्लेज अ की रोल इन द रिलीज ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। लैक्टेशन के समय पे कौन से हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देखिए लैक्टेशन के टाइम पे क्या होता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी के अंदर में मैमरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, किसका, मिल्क का, जो क्या होता है, एल्वियोलाइट
टाइप स्ट्रक्चर्स के अंदर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये सारा काम कौन करता है, ये सारे काम के लिए एस्ट्राडायोल क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसकी इन सब काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्राडायोल नाम का एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एस्ट्राडायोल जो है ना वो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के अंदर में हेल्प करता है, लेकिन रिलीज ऑफ मिल्क के अंदर में एक्चुअल में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, काम करता है। उन एल्वियोली जो मसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है। किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है, ठीक है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कॉज करता है उन मसल्स के अंदर में, उन एल्वियोली सेल्स के अंदर में, जिसकी वजह से मिल्क का क्या होता है, सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो गए, एस्ट्राडायोल एंड ऑक्सीटोसिन हो गए। करेक्ट ऑप्शंस मेरे पास में क्या हो गए, एस्ट्राडायोल एंड ऑक्सीटोसिन हो गए। इसके अलावा देखो क्या प्रेजेंट है, इसके अलावा हमारे पास में गैस्ट्रिन प्रेजेंट है। ये तो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये तो हमारे पास में स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूसेस की तरह क्या होता है, रिलीज होता है, और डाइजेशन के अंदर में, मेटाबॉलिज्म के अंदर में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये तो क्या प्रेजेंट होता है, ये तो हमारे स्टमक के अंदर में प्रेजेंट होता है, और मैं कह सकती हूँ ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म कॉज करता है। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म कॉज करता है, ठीक है। लास्टली हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, थायरॉक्सिन प्रेजेंट है। ये भी क्या करता है, ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है। ये भी क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के थ्रू क्या होता है, सिक्रीट होता है, और क्या करता है, ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है। क्या करता है, ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या रहने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का फंक्शन समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर में जो आयरन प्रेजेंट होता है ना, वो हेम ग्रुप के साथ में अटैच्ड होता है, और इसका काम क्या होता है, ये कैरियर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है। अब ऑक्सीजन को तो कैरी तभी कर पाएगा ना जब उसके साथ क्या होगा, बाइंड होगा, ठीक है। और बाइंड करके क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, उसके बाद ही तो क्या कर पाएगा, ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो है हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन कैरियर की तरह क्या करता है, काम करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। और मायोग्लोबिन देखो क्या करता है, मायोग्लोबिन हमारे मसल्स के अंदर में इसको स्टोर करने का काम करता है। मायोग्लोबिन क्या करता है, हमारे मसल्स के अंदर में ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन करता है। तो दोनों ही केसेस में स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन करता है, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या करना होगा, हीमोग्लोबिन को भी और मायोग्लोबिन को भी आयरन के साथ में ऑक्सीजन के साथ में क्या करना होगा, बाइंड करना होगा। और इनके अंदर में हमारे पास में कौन सा मेटल एटम प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन जो है वो केवल फेरस मतलब Fe+2 की फॉर्म में क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर सकता है। आयरन जो है वो केवल फेरस स्टेट में क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ में कॉम्प्लेक्सेशन दिखा सकता है। इसे क्या कहा जाता है, फेरस कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली जब आयरन जो है अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, फेरिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, फेरिक कहा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों ने ही क्या करना है, कॉम्प्लेक्सेशन दिखाना है, क्योंकि इन दोनों ने ही क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ में कॉम्प्लेक्सेशन दिखाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर में आयरन किस में हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। किस में प्रेजेंट हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पॉसिबल नहीं है कि हमें हर एक के स्ट्रक्चर्स याद हों, और मैं स्ट्रक्चर्स याद करने को कह भी नहीं रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये
पूरी की पूरी स्टोरी बताई है ताकि आप क्या कर सके, आप इन सब कंपाउंड्स के फंक्शंस के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ों को रिलेट कर पाए। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो बेहद क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और हर एक बॉडी पार्ट या हर एक हार्मोन के स्ट्रक्चर्स को या उसका केमिकल एस्पेक्ट शायद हमें ना भी पता हो, लेकिन हम उनके फंक्शंस के थ्रू उनको क्या कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, द एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसमें से कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एसिड बेस बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जितने भी हमारे पास में इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर में जो मेजर कंपोनेंट देखा जाता है वो किसका देखा जाता है, सोडियम का, पोटाशियम का और क्लोराइड का। किसका देखा जाता है, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड का देखा जाता है। हालांकि ये क्या करते हैं, पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ये पीएच का क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, बट इन सबके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इन सबके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक बार मैं आपको इन सब के इंडिविजुअल फंक्शंस भी बता देती हूँ, एक बार मैं आपको इन सब के इंडिविजुअल फंक्शंस भी बता देती हूँ। ठीक है, अगर मैं सोडियम आयन की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं Na+ की क्या करूं, बात करूं, तो ये क्या होता है, मेरे पास में एक इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है। ये क्या होता है, एक इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और उसी ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये क्या करता है, पीएच को रेगुलेट कर पाता है। उसी ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये क्या कर पाता है, पीएच को रेगुलेट कर पाता है। मेंटेन्स the osmotic pressure, maintains the osmotic pressure। ठीक है, and thus regulates the pH, and thus regulates the pH। बॉडी के पीएच को क्या कर पाता है, रेगुलेट कर पाता है। सिमिलरली देखो हमारे पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोटाशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। इनका काम एकदम क्या होता है, रिवर्स होता है। ये क्या करते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं। ये क्या करते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं। जब भी सेल के अंदर की तरफ H+ आयंस मूव करते हैं या कोई एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होता है तो H+ क्या करते हैं, अंदर मूव करते हैं और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए K+ क्या करते हैं, बाहर मूव करते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन कर पाते हैं। इसी तरह से ये क्या कर पाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उनके पीएच को क्या कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, दे बियर अ इनवर्स रिलेशन। ये क्या करते हैं, इनवर्स रिलेशन रखते हैं। विद एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, या फिर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो स्पेसिफिकली H+ एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में जब H+ क्या करते हैं, अंदर की तरफ मूव करते हैं तो K+ क्या करते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं और इसी तरह से बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फाइनली देखो हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है, फाइनली हमारे पास में क्लोराइड आयंस भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फाइनली हमारे पास में क्लोराइड आयंस भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और ये जनरली क्या करते हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट के साथ में रिलेटेड होते हैं और ये क्या करते हैं, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर में जितने भी सेल्स जब रिस्पायर करते हैं तो एक रिलीज ऑफ CO2 होता है। एक CO2 गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और सभी सेल से उन सबको एब्स्ट्रैक्ट करके बाइंड करके लंग्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है, क्लोराइड का होता है। तो ये बाइकार्बोनेट के साथ में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफर के अंदर में काम करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको पूरा नहीं लिख पाऊंगी तो तुम समझ जाना। ठीक है, देखो कौन कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं, सोडियम है, पोटाशियम है और क्लोराइड है। सोडियम है, पोटाशियम है और क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम है, पोटाशियम है और क्लोराइड है। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इतना लिख देती हूँ, CO2 के कैरियर है, नहीं तो वो बताया ही नहीं। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, CO2 कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, CO2 कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर।
ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बतानी है। देखो, हम ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस करके आए थे, हम ये क्वेश्चन यहाँ पर भी डिस्कस करके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 2017 के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है, और सेम ही क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी क्या हो गया है, 2015 के अंदर में एज इट इज रिपीट हो गया है विदाउट इवन एनी चेंज। ठीक है, किसी भी चेंज को नहीं करते हुए इसने क्वेश्चन को एज इट इज उठा के क्या कर दिया है, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर में भी पोस्ट कर दिया है। ठीक है, हो सकता है इस सेशन के अंदर में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम के अंदर में डायरेक्टली एज इट इज देखने को मिल जाए, तो इस सेशन को क्या करिएगा, जरा ध्यान से फॉलो करिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हालांकि हम डिस्कस करके आए, तो मैं सारी बातें यहाँ पे वापस से नहीं लिखूंगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करते हैं। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करते हैं। जहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक कैरियर की तरह एक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। वहीं पे हमारे पास में मायोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करके, उस ऑक्सीजन के साथ में कॉम्प्लेक्सेशन दिखा के मसल्स के अंदर में उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, और दोनों के कॉम्प्लेक्सेशन के लिए आयरन का फेरस ऑक्सीडेशन स्टेट में होना क्या है, बेहद मैंडेटरी है। आयरन किस में प्रेजेंट होना चाहिए, अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, और इसे क्या कहा जाता है, फेरस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फेरस कहा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर किस में होना चाहिए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर किस में होना चाहिए, +2 और +2 में होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ह्यूमंस ब्लड शुगर लेवल इज रेगुलेटेड बाय, ह्यूमंस के अंदर में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए इसमें से कौन से हार्मोन्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें से कौन से हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड शुगर लेवल्स को क्या करते हैं, मेंटेन करने में मदद करते हैं। ठीक है, देखिए ये इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस करके आए थे। स्पेशली सबसे पहले तो कौन प्रेजेंट होता है, इंसुलिन प्रेजेंट होता है, और ये सब तो हम देख के भी आए हैं। जितने भी हमारे पास में डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं अराउंड अस, वो क्या करते हैं, जनरली इंसुलिन के ऊपर में रिलाई करते हैं। वो किसके ऊपर में रिलाई करते हैं, इंसुलिन के ऊपर में रिलाई करते हैं। जो भी ग्लूकोज हमें अपने खाने से मिलता है उसको मेटाबोलाइज करने का काम या उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का होता है। किसका होता है, इंसुलिन का होता है। लेकिन इंसुलिन तो तीनों के अंदर में कॉमन है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब हम बाकी के काउंटर आयंस को देखेंगे। अब देखो जो ब्लड शुगर लेवल है बॉडी के अंदर में दो ही मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। एक बार जब हम खाना खा लेते हैं तो बॉडी के अंदर में क्या होता है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जब भी हम फास्टिंग कर रहे होते हैं या फिर हमने खाने का कोई मील को क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है, तो हमारी बॉडी के अंदर में या ब्लड स्ट्रीम के अंदर में स्पेसिफिकली ग्लूकोज लेवल्स क्या हो जाते हैं, ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। और कुछ टाइम तक हम फिर भी क्या कर लेते हैं, सस्टेन कर लेते हैं। उसका रीजन है हमारी बॉडी के अंदर में कुछ ना कुछ अमाउंट ग्लूकोज का क्या होता है, डिपॉजिटेड होता है, स्टोर्ड होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर में कॉम्प्लेक्सेस बनाकर वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर में स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जब हम मील को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो उसी स्टोर्ड, उसी बैंक से वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज को या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुगर्स को ला करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और ये सारा काम किसका होता है, ग्लूकागॉन का होता है। ये सारा काम किसका होता है, ग्लूकागॉन का होता है। ठीक है, मैं एक बार इन सबको यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे इन सभी बातों को जरा मैं लिखित में दे देती हूँ। ठीक है, दो ही हॉर्मोन्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। ठीक है, हालांकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, काउंटर मैनर में काम कर रहे हैं। दोनों ही क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट मैनर के अंदर काम करते हैं। ठीक है, जो इंसुलिन है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज लेवल्स को मेटाबोलाइज करने का काम करता है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर में ग्लूकोज प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम, ऐसे लिख देती हूँ। Glucose present in bloodstream is broken down into smaller components, is broken down into smaller components किसके थ्रू, इंसुलिन के थ्रू। ये तो हो गया हमारा इंसुलिन का फंक्शन। ये किसका फंक्शन हो गया, इंसुलिन का फंक्शन हो गया। ठीक है, और ग्लूकागॉन क्या करता है,
ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स को, इसको ऐसे लिख देती हूँ, ब्रेक्स डाउन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स शुगर into small fragments and thus releases into the bloodstream, और इसको ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, तो कौन से दो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं? आई थिंक अब तक तो ये बात समझ में आ ही गई होगी। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है? ठीक है, एक एक करके सभी ऑप्शंस को अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू क्या करता है, हमारे पास में जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने का काम करता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम क्या करते हैं, हम आयोडीन वैल्यू के थ्रू, दरअसल क्या होता है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस आयोडीन या हैलोजन का क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और वहां से हमें क्या पता चलता है कि कितनी अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट थी। तो ये तो क्या है, एकदम सही बात है, ये तो क्या है, सही बात गिवन है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, एसिड वैल्यू हमें क्या बताता है, एसिड वैल्यू जाहिर सी बात है हमें क्या बताता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर में, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर में कार्बोक्सिलिक की प्रेजेंस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। किसी भी ऑयल या किसी भी कंपाउंड के अंदर में क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप की वैल्यू को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसको क्या कहा जाता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एसिडिक वैल्यू कहा जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एसिडिक वैल्यू कहा जाता है। ये बात क्या है, एकदम सही है, ये बात क्या है, एकदम सही है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन जनरली क्या करता है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिटेट आयंस को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिटेट आयन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और इसी को जनरली हम क्या कहते हैं, सोप्स भी कहते हैं। सोप्स का क्या होता है, मेजर कंपोनेंट होता है। मेजर कॉम्पोजिशन जो है वो सपोनिफिकेशन रिएक्शन से ही देखा जाता है। तो ये कलर ऑफ ऑयल को तो बिल्कुल भी नहीं बताता, यही मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मुझे क्या करना था, ढूंढना था। मैं बाकी आपको सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं एक बार आपको सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये जनरली आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स के साथ में देखने को मिलता है। जब हम क्या करते हैं, एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में, तो ये क्या कर देता है, सोप्स के मेजर कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और इससे मैं कह सकती हूँ कि मॉलिक्यूलर वेट को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट का, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्या कर रहा है, डिटेक्शन कर रहा है। सपोनिफिकेशन hydrolysis of esters with bases and measures the average molecular weight. Average molecular weight, especially in fatty acids. In fatty acids. ठीक है, तो कुछ ऐसी रिएक्शन दिखाता है, कुछ ऐसी रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट अ हार्मोन? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक हार्मोन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एस्ट्रोजन भी क्या होता है, एक हार्मोन होता है। कॉर्टिसोल भी क्या होता है, एक हार्मोन होता है। और कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, एक हार्मोन होता है। केवल विटामिन D3 क्या है, एक हार्मोन नहीं है। केवल विटामिन D3 क्या है, एक हार्मोन प्रेजेंट नहीं है। मैं एक बार इन सब के करस्पॉन्डिंग क्या लिख देती हूँ, इनके फंक्शंस भी बता ही देती हूँ।
इन सब के करस्पॉन्डिंग इनके फंक्शंस भी बता देती हूँ। ठीक है, कौन सा हार्मोन किसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है, कितने हैं, 3 है। ठीक है, देखो जो एस्ट्रोजन है ना, ये क्या करता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के मेच्योरेशन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेच्योरेशन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। डेवलप्स एंड मेंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या प्रेजेंट है, विटामिन D3 तो एक हार्मोन है ही नहीं, इसके अलावा हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, कॉर्टिसोल प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, कॉर्टिसोल प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर में क्या हो जाते हैं, कुछ एलर्जीज कॉज हो जाते हैं या इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसके बाद में क्या प्रेजेंट है, इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। इसके बाद में देखो क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ये भी क्या है, ये भी एक हार्मोन की तरह ही एक्ट करता है। ये भी क्या करता है, एक हार्मोन की तरह ही एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हेन हीटेड इन CO2 एटमॉस्फेयर। मैग्नीशियम इज अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जब आप मैग्नीशियम को क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हो, जब आप मैग्नीशियम को क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हो, ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा आपका मैग्नीशियम और ये रहा आपका CO2 गैस। ये क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का डेवलपमेंट कर लेता है। ये क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, और साथ में कार्बन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। साथ में क्या करता है, कार्बन को रिलीज कर देता है। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये क्या है, बात एकदम सही है, असर्शन एकदम क्या गिवन है, सही स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो मतलब वो क्या रखता है, एक स्ट्रॉन्गर एफिनिटी रखता है, किसके लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए। तो ये बात भी क्या है, एकदम सही है। तो मैं कह सकती हूँ दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है, और जो रीजन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। हमें डिजीजेस के नाम दिए हैं और हमें क्या गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स गिवन है। आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट जो है इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कौन सी डिजीज जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से देखी जाती है। ठीक है, इसको दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के आगे लिख दूं क्या, आई थिंक ये बेहतर रहेगा, इसी के आगे लिख देते हैं इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले हमारे पास में स्कर्वी प्रेजेंट है, और ये जो है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से देखा जाता है। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से देखा जाता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से देखा जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे ऑप्शंस में ना विटामिन सी नहीं दिया, इनफैक्ट क्या गिवन है, उनके कॉमन नेम्स गिवन है। और विटामिन सी को हम क्या बोल सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोल सकते हैं। विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, स्टेरिलिटी प्रेजेंट है। जो स्टेरिलिटी है वो जनरली, स्टेरिलिटी में कह सकती हूँ इनफर्टिलिटी, वो जनरली विटामिन ई की डेफिशिएंसी से देखा जाता है। इसको मैं क्या कर देती हूँ, इनफर्टिलिटी भी लिख देती हूँ। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से देखा जाता है, ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से देखा जाता है। इसके बाद हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, ये बात क्या है, एकदम सही है। और विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल भी कह देते हैं। विटामिन ई का कॉमन नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, अगर नहीं याद है इनके कॉमन नेम्स तो प्लीज नाउ ऑनवर्ड्स आप क्या कर लेना, याद कर लेना। अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसके पहले भी आपने देखा है बहुत सारे हार्मोनल बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो हार्मोन्स या विटामिन जितने भी हैं उन सबके कॉमन
नेम्स भी एक बार देखकर चले जाना, उनके फंक्शंस तो ज़्यादा से देख जाना, ठीक है। देखो नेक्स्ट में क्या प्रेजेंट है, नाइट ब्लाइंडनेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, नाइट ब्लाइंडनेस प्रेजेंट है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो जनरली आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। यहाँ पर तो मैं नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि ऑप्शन ही क्या है, गलत है। अभी तो हम मोस्ट इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन भी मार्क कर देते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग ना मैं नीचे लिख देती हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग में नीचे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा क्रंच है, ठीक है। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से देखा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एनियोरिन प्रेजेंट है। जो एनियोरिन है वो बी विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जो एनियोरिन है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली बात करूं तो विटामिन B1 की वजह से देखा जाता है। इसके बाद में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, रिकेट्स प्रेजेंट है, जो किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से होता है, ठीक है। और विटामिन डी के अंदर में हमारे पास में बहुत सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, D2 D3 D4, ठीक है। बट उन सबका कॉमन क्लास क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या यहाँ पे कैल्सीफेरॉल प्रेजेंट है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, विटामिन डी की बात कर रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, अर्गो कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन D2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अर्गो कैल्सीफेरॉल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विटामिन D2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से कॉलीकैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन D3 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा और भी क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमाटॉइड अर्थराइटिस। इसमें से कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स जो है हम रूमाटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जनरली रूमाटॉइड अर्थराइटिस जो है वो नॉन ट्रीटेबल डिजीज है, वो एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। बट हाँ, उसको ईज आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम गोल्ड कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिनका मैं नाम यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। आप चाहो तो इसे क्या कर लेना, ध्यान में रख लेना, ठीक है। गोल्ड जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। गोल्ड को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर में हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की तरह क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑरा नॉफिन। ये सिंपली क्या है, इनके कॉम्प्लेक्सेस के नाम है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन में पूछ लें। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको आपको क्या करना होगा, केवल ध्यान ही रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम। नेक्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम ओरोथियोमैलेट। और लास्टली हमारे पास में देखो क्या प्रेजेंट होता है, ओरोथियोग्लूकोज। ये सभी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो क्या करते हैं, रूमाटॉइड अर्थराइटिस के अंदर में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के अंदर में हेल्प करते हैं। और इस ट्रीटमेंट का ना मैं स्पेसिफिक नाम होता है। इस प्रोसेस को देखो क्या कहा जाता है, एक तो गोल्ड थेरेपी भी कहते हैं, और अगर मैं इसके साइंटिफिक टर्म की बात करूं तो इसका साइंटिफिक टर्म हमारे पास में हो जाएगा क्राइसोथेरेपी। इसका साइंटिफिक टर्म हमारे पास में हो जाएगा क्राइसोथेरेपी, ठीक है। आसान भाषा में कहें तो गोल्ड थेरेपी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये 2-4 बातें क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। ये 2-4 बातें क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। अभी के लिए मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी के लिए मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, फेराडॉक्सिन्स प्रेजेंट है। देखो फेराडॉक्सिन्स जो है वो जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं, ठीक है। ये जनरली क्या होते हैं, आयरन और सल्फर के प्रोटीन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने का काम करते हैं। जनरली सभी डोमेन्स ऑफ लाइफ, जितनी भी हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं या ग्रोथ रिएक्शंस होती हैं, ग्रोथ रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं, उन सबके अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस कहीं ना कहीं यूज होती है। और इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इन आयरन सल्फर प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरह काम करते हैं।
ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरह काम करते हैं। ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते, प्रोटीन को भी कैरी नहीं करते, और ना ही ये आयरन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ना ही ये क्या करते हैं, आयरन ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन बी सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में देखो क्या प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में केमिकल रिएक्शन दी गई है और आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट, इसमें से कौन सी रिएक्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, वैसे तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, यहाँ पता नहीं क्यों दे दिया, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, केमिकल रिएक्शन दी गई है और आपसे क्या पूछ रहा है, केपी केसी का रिलेशन पूछ रहा है। केपी केसी का हमारे पास में क्या रिलेशन देखने को मिलता है, केपी केसी का हमारे पास में क्या रिलेशन देखने को मिलता है। अगर मैं इन जनरल रिलेशन की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, केपी इज इक्वल्स टू के सी आर टी होल रेज टू द पावर डेल्टा एन के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एन मेरे पास में क्या बता रहा है, चेंज इन रिएक्शन बता रहा है, और इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट मेरे पास में क्या है, 6 4 10, और रिया अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे हमने केवल क्या करना है, हमें गैशियस कंपोनेंट्स को ही काउंट करना है, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, इस बात का क्या करना, खास ख्याल रखना। 6 4 10 और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 7 और 4 11, यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 11 प्रेजेंट है। तो कितना हो गए, नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारे पास में 1 हो गए, और किसी की भी वैल्यू गिवन नहीं है। आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा एन को -1 पुट कर देना है, यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा एन को -1 पुट कर देना है। तो -1 मतलब ये क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो केसी किसके बराबर हो जाएगा, केसी हमारे पास में, केपी हमारे पास में किसके बराबर हो जाएगा, केसी बाय आरटी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, केसी बाय आरटी के बराबर हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के हमारे पास में इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे पॉलीमर्स की। अब हम किसकी बात करेंगे, पॉलीमर्स की बात करेंगे। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत ही बेसिक लेवल से पूछे गए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करने हैं, यहाँ पर भी हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। एक साइड, एक एंड पे आपको क्या गिवन है, सभी पॉलीमर्स के नाम दिए गए हैं, और दूसरे एंड पे क्या आपको क्या गिवन है, आपको मोनोमर्स दिए गए हैं। आपको क्या गिवन है, मोनोमर्स दिए गए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इन सब को मैच करना है। आपने क्या करना है, इन सबको मैच करना है, बेसिकली इनके मोनोमर्स को पहचानना है। ठीक है, देखो सेल्यूलोज किससे बना हुआ होता है, ग्लूकोज से बना होता है। ठीक बात है, ग्लूकोज के जब एन मॉलिक्यूल्स या एन नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स क्या करते हैं, क्लब करते हैं, तो क्या कर देते हैं, सेल्यूलोज का प्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्या है, एकदम सही है। ये बात क्या है, एकदम सही है। दूसरा हमारे पास में क्या कह रहे हैं, बेकेलाइट जो है वो किसका मोनोमर है, वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या है, मोनोमर है। दरअसल फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड क्या करते हैं, नोवालैक का जनरेशन करते हैं, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो बेकेलाइट को क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। तो मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, एकदम सही है। इसके बाद आपको क्या कह रहा है, टेफ्लॉन, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब किसका पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरोइथेन इथाइलिन का क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर है। और ये जनरली आपके नॉन स्टिक कुकवेयर्स के अंदर में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, नियोप्रीन। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, गड़बड़ गिवन है। केवल इकलौता यही ऐसा ऑप्शन है जिसका मोनोमर सही नहीं गिवन है। ठीक है, जो नियोप्रीन है, जो नियोप्रीन है वो किससे मिलकर बना होता है, जो नियोप्रीन है वो हमारे पास में 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसमें से कौन सा पॉलीमर जो है वो क्या रहने वाला है, बायोडिग्रेडेबल रहने वाला है। जाहिर सी बात है, जो पॉलीमर्स क्या होंगे, नेचुरल होंगे। जो पॉलीमर्स क्या होंगे, कहाँ से प्रोड्यूस होते होंगे, या तो किसी प्लांट सोर्स से आते होंगे या फिर किसी एनिमल सोर्स से आते होंगे। वो कैसे हो जाएंगे, वो हमारे पास में बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल इन नेचर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जितने भी हमारे पास में सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं या आर्टिफिशियल पॉलीमर्स होते हैं, वो कैसे हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को देखते हैं, एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ही ऑप्शन आई थिंक
करेक्ट है, नेचुरल रबर, इसके तो नाम में ही गिवन है नेचुरल है, तो मतलब कहाँ से प्रोड्यूस होता होगा, या तो किसी प्लांट सोर्स से आता होगा या फिर किसी एनिमल सोर्स से आता होगा। और अभी अभी मैंने बताया जितने भी हमारे पास में नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जिसको भी हम प्लांट या एनिमल से क्या करते हैं, डराइव करते हैं, वो सब कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होते हैं। मतलब बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स उन्हें क्या किया जाता है, छोटे कंपोनेंट्स के अंदर में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, इसमें से कौन सा जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल नहीं है। अगेन आपको क्या बताना है, एक नेचुरल पॉलीमर, एक आर्टिफिशियल पॉलीमर को बेसिकली ढूंढना है। आपको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल पॉलीमर को ढूंढना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, पेक्टिन प्रेजेंट है। ये किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो मतलब ये तो क्या है, हमारे पास में नेचुरल है। ठीक है, जो सिल्क है वो भी कहाँ से ऑब्टेन होता है, सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है, एक एनिमल सोर्स है, ये भी क्या है, नेचुरल है। इसके अलावा देखो क्या प्रेजेंट है, टेफ्लॉन प्रेजेंट है। ये अभी हम पिछली स्लाइड में भी देख कर आए थे, ये किसका पॉलीमर होता है, ये टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर होता है। और ये कैसा होता है, ये हमारे पास में आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इन नेचर होता है। और न्यूक्लियो एसिड्स भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे जीन्स के अंदर में, हमारे डीएनए के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी कैसे हो जाएंगे, नेचुरल पॉलीमर्स हो जाएंगे। ये भी कैसे हो जाएंगे, नेचुरल पॉलीमर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इज, हमें क्या करना है, नियोप्रीन के मोनोमर को पहचानना है। हमें क्या करना है, नियोप्रीन के मोनोमर को पहचानना है। ठीक है, मैं एक बार आपको रिएक्शन ही लिखकर बता देती हूँ, जो नियोप्रीन है वो क्लोरोप्रीन से मिलकर बना हुआ होता है। जब क्लोरोप्रीन के n नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो क्या कर देते हैं, नियोप्रीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, नियोप्रीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पोजिशन पे क्या लगा होगा, क्लोरो ग्रुप लगा होगा। सेकेंड पोजिशन पे क्या लगा देना, क्लोरो ग्रुप लगा देना। और बाकी आप क्या कर देना, 4 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन कर देना। बाकी आप क्या करना, 4 मेंबर की कार्बन रिंग का फॉर्मेशन कर देना। इसके जब n मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पॉलीमराइज हो जाएंगे, इसको हम क्या कह देंगे, क्लोरोप्रीन। इसे हम क्या कह देंगे, क्लोरोप्रीन कह देंगे। ठीक है, इसके जब n मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे, तो देखो ये बॉन्ड भी हो जाएगा ब्रेक, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर भी एक चेन लग जाएगी, यहाँ पर भी एक चेन लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर मैं बॉन्ड्स भी बना देती हूँ, ठीक है, ये रहा आपका CH2, उसके बाद ये C है, उसके बाद देखो ये C है, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओ एक सेकेंड, ये हो जाएगा CH, और यहाँ पर क्या लगा है, CH2 लगा है, साथ में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर लेगा। और इसके n यूनिट्स क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे क्लोरीन को भी क्या कर दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाएगा, HCl की तरह रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आपको क्लोरीन जो है HCl की तरह रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी को क्या कह देंगे, नियोप्रीन कह देंगे। इसी को क्या कह देंगे, नियोप्रीन कह देंगे। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, आपको क्या करना है, करेक्ट स्ट्रक्चर को पहचानना है। आपने क्या करना है, करेक्ट स्ट्रक्चर को पहचानना है। आई थिंक करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आई थिंक ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरो है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर में लगा हुआ है। यहाँ पर जो क्लोरो है वो कहाँ पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर में लगा हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ, ये देखो अभी हम पीछे ही डिस्कस करके आए थे स्लाइड नंबर 1 के अंदर में। जो बेकेलाइट है वो किससे मिलकर बना हुआ आता है, जो बेकेलाइट है वो हमारे फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के मिक्सचर से मिलकर बना हुआ होता है। और सबसे पहले ये क्या करता है, ये नोवोलैक का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, नोवोलैक का फॉर्मेशन करता है। और बाद में ये जो नोवोलैक है ये क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर्स का जनरेशन करता है। ये जो नोवोलैक है ये क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर्स का जनरेशन करता है, जिससे हमें क्या मिलता है, बेकेलाइट। क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर्स का क्या करता है, जनरेशन करता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है, बेकेलाइट मिल जाता है। जिससे हमें क्या मिल जाता है, बेकेलाइट मिल जाता है। और ये बेकेलाइट जनरली आपका क्या होता है, ये आपका इंसुलेटर होता है। ये क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। तो जितने भी हमारे पास में किचन के अंदर में जितने भी कुकवेयर्स या जितने भी यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा उसके हैंडल्स जो है ना वो एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है, या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब क्या होती है, उनका एक हैंडल होता है। वो कुछ हार्ड सा सब्सटेंस होता है, कुछ हार्ड सा सब्सटेंस होता है, जिसको क्या कहा जाता है, बेकेलाइट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, बेकेलाइट कहा जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि ये कैसा होता है, ये
इंसुलेटर होता है। ये कैसा होता है? इंसुलेटर होता है। ना ही तो हीट को ट्रांसफर करता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है, इसीलिए एज अ सेफ्टी मेजर हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या यूज करते हैं, एज अ सेफ्टी मेजर यूज करते हैं इन दी हैंडल्स ऑफ कुकवेयर्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ठीक है। इसी तरह से इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इतने ही क्वेश्चंस आपके पॉलीमर्स के अंदर में पूछे गए थे। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बना सकते हैं और लक्ष्य 5000 प्लस बैच को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते ही हैं। इसके साथ साथ अगर आप पूरे कोर्स का एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप इस बैच को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इस कंप्लीट बैच के अंदर आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उनके पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ। इतना ही नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं इनके पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ, और ये सब रहने वाला है आपके एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर बेस्ड। ठीक है, इन सभी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं केवल 1999 के अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करना होगा, जहां से आप क्या कर पाएंगे, जहां से आप विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे, जहां से आप क्या कर पाएंगे, विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप कंप्लीट कोर्स को भी क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार देखना चाहते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके इस चैनल के प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।